नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कहानी सैन्य लौट आएगी का तीसरा भाग। सुबह नींद खुली तो 8 बज गए थे। एसी फुल स्विंग में चल रहा था। उसकी ठंड से ही मेरी नींद खुली थी। नींद खुलते ही एमिलियो की याद आई। याद आते ही नज़र गई बगल में तो दिल धक से हो गया। एमिलियो वहाँ नहीं थी। उसका तकिया करीने से रखा हुआ था, चादर भी। पल में यह बात मन में दौड़ गई कि यह हाथ साफ करके रफू चक्कर हो गई क्या। झटके से उठा कमरे के बाहर ड्राइंग रूम में आया तो वह खाली था। मेरी धड़कन एकदम से और बढ़ गई। मैंने आवाज़ देने की सोची कि देखूं वह बाथरूम में तो नहीं है, लेकिन तभी गुड मॉर्निंग की हल्की सी आवाज़ मेरे कान में पड़ी। मुड़कर देखा तो 2 कप कॉफ़ी लिए एमिलियो खड़ी थी। आश्चर्य भी हुआ। मैंने गुड मॉर्निंग कहकर कहा, अरे तुमने क्यों कष्ट किया, बताया होता मैं उठकर बनाता। आफ्टर ऑल तुम मेरी गेस्ट हो। उसने कहा, फॉर्मेलिटी में क्या रखा है रोहित। मुझे मेरी कॉफ़ी पकड़ा कर फिर बोली, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि तुम्हें बिना बताए किचन में चली गई। मैंने कहा नहीं। तब वह मुस्कुराती हुई बोली, एक्चुअली रोहित, कल तुमने जिस तरह मेरा वेलकम किया उससे मैं बहुत इम्प्रेस थी। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। सुबह जब उठी तब भी दिमाग में कुछ नहीं था। तुम गहरी नींद में सो रहे थे, फिर नज़र तुम्हारे कपड़ों पर गई। देखा तुम अपनी आदत कुछ घंटों के लिए भी छोड़ नहीं पाए। और मैं कपड़े पहनकर नहीं सो सकती थी तो नहीं सोई। तुम पहने बिना नहीं सो सकते थे तो नहीं सोए। उठते ही मुझे बेड टी लेने की आदत है, वो अभी ब्लैक। आदत के मुताबिक एकदम से इच्छा हुई। सोचा कि तुम्हें उठाऊं, मगर कपड़ों की कहानी से मैंने अंदाज़ा लगाया कि तुम मेरे सोने के बाद भी बहुत देर तक जागते रहे हो, इसलिए जगाना अच्छा नहीं समझा। तभी दिमाग में सरप्राइज़ देने की बात ने आइडिया दिया कि चाय बनाऊं और तुम्हें बेड टी दूँ। किचन में मैं चाय ढूंढ नहीं पाई। कॉफ़ी मिली तो सोचा चलो यही सही, या तो और अच्छा है। मैंने कहा, गुड सरप्राइज़। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है। वैसे चाय भी वहीं रखी है। एमिलियो, मेरे लिए ये वाकई सरप्राइज़ है। रियली यू आर ए ग्रेट लेडी। इस पर वकील खिला कर हंस पड़ी। इतना ही बोली, ओह रोहित। इसके बाद हम इधर उधर की बातें करते रहे और तैयार भी होते रहे। सुबह का नाश्ता बाहर रेस्तरां में ही किया। इस बीच सबसे पहले दिल्ली घूमने का प्रोग्राम बना। एक टैक्सी मंगाई और उस दिन उसे लुटियन की दिल्ली के कई हिस्से घुमा कर ले आया। उसे संसद भवन की इतनी बड़ी सर्कल बिल्डिंग आश्चर्यजनक लगी। दिल्ली का कुजीन भी उसे रास आया। रात को हम जब लौटे तो डिनर साथ पैक करा कर ले आए। तय हुआ कि रेस्तरां के बजाय घर पर आराम से करेंगे। लंच और तमाम तरह की चाट वगैरह खाने के चलते डिनर जल्दी करने का मन नहीं हो रहा था। रात करीब 11 बजे घर पहुंचकर हम दोनों नहा धोकर फ्रेश हुए। फिर दिन भर की थकान दूर की। मैंने दिन भर के उसके व्यवहार से यह समझ लिया कि वह एक बेहद प्रैक्टिकल लेडी है। वह किसी भी काम को करने में केवल दिमाग से काम लेती है, दिल या भावना का नहीं। दिन भर में उसने अपनी बातों व्यवहार से मेरे मन के हिचक संकोच को कम किया, करीब करीब खत्म कर दिया। अब मैं भी खुलकर बोल रहा था। डिनर पूरा कर हम फिर अपने बेड पर थे। फिर टीवी चल रहा था। हॉलीवुड की एक एक्शन मूवी चल रही थी। मेरा बेडरूम बेहद सादगीपूर्ण था। दीवारों पर कोई पेंटिंग, कैलेंडर, शोपीस कुछ नहीं था। इस ओर ध्यान दिलाते हुए उसने कहा, इन जगहों पर न्यूड कपल्स की रोमांटिक मूड वाली पेंटिंग्स होनी चाहिए। मैंने कहा, मुझे क्या ज़रूरत है इनकी, सिंगल हूँ। कभी यहाँ कभी वहाँ, सोफे पर जहाँ मूड हुआ वहीं सो जाता हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं तो मानती हूँ कि घर के हर प्रमुख हिस्सों में सेक्सी कपल्स के पोस्टर्स में पेंटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि ये ख़राब से ख़राब मूड को सही कर देती है। आप ख़राब मूड लेकर सोने जाएं तो जल्दी नींद नहीं आएगी, नींद पूरी नहीं होगी और अगला दिन भी खराब बीतेगा। चिड़चिड़ाहट में सारे काम खराब करेंगे। मैंने कहा, न्यूडिटी या सेक्स कैसे ठीक कर देगा यह सब।
मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वह बोली, वेरी सिंपल रोहित, मैं यह मानती हूँ कि न्यूडिटी सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर तरफ से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। तमाम तरह की नेगेटिव बातों से आप परेशान हो, लेकिन एक खूबसूरत न्यूडिटी आपके सामने आ जाए तो आपका ध्यान उधर जाता ही है। मैं तो कम से कम यही मानती हूँ। यह भी कहूँगी कि यह मेरा अनुभव रहा है। मैंने देखा आज एमिलियो का मूड फिल्म देखने में नहीं लग रहा है, उसका मूड बात करने का है। उसने सिगरेट की डिब्बी उठाकर एक जला ली और डिब्बी मेरी तरफ भी बढ़ा दी। मैंने भी एक जला ली, एस्ट्रे को बीच में ही रख लिया। एक दो कस लेने के बाद मैंने कहा, तुम्हारा अनुभव क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है कि मूड का रोल अहम है। मूड खराब हो तो सेक्स न्यूडिटी क्षण भर को एक ब्रेक दे सकती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। कम से कम यदि मेरा मूड खराब होता है तो सेक्स किसी भी रूप में सामने आए, मैं एक नज़र डाल भी लूँ, लेकिन बाकी सब भूल कर उसमें खो नहीं सकता। सब कुछ भूल कर तुम कैसे खो जाती हो सेक्स में, या मैं नहीं समझ पा रहा। उसने कहा, रोहित यह अपना अपना विज़न है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो किसी बात पर मेरी मदर ने मेरी बहुत इंसल्ट की और बुरी तरह पीट दिया। संयोग यह हुआ कि हफ्ते भर में 3 बार पिटाई हुई। इससे मुझे बड़ी गुस्सा आई। अपने को माँ से इमोशनली हर्ट फील कर रही थी। मैंने डिसाइड किया कि सुसाइड करूँगी। कमरे की खिड़की के पास पहुंचकर मैं उसका दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी मेरी नज़र सड़क की दूसरी तरफ एक लड़की पर पड़ गई जो मेरी उम्र के थे। दोनों एक दूसरे को प्यार किए जा रहे थे, इतने उत्तेजित थे कि अपना नियंत्रण खो रहे थे। लड़की लड़के से भी आगे थी। मैं उन्हें देखकर खुद भी कसमसाहट सी, तनाव सा महसूस करने लगी। दरवाज़ा बंद करना भूल कर मैं उन्हें देखती रही। तभी वह दोनों किसी की आहट सुनकर वहाँ से भाग गए, मगर मैं तब भी खड़ी रही। कुछ देर बाद फिर मुड़ी तो बाहर वाले दरवाजे पर आवाज़ हुई। मैंने वहाँ जाकर खोला तो मेरा क्लास फेल होता। मैं उसे देखकर और ज़्यादा तनाव महसूस करने लगी। वह मेरी माँ के पास किसी काम से आया था। मैंने कहा, वह तो है नहीं, बैठो। वह जाना चाहता था लेकिन मैंने बैठा लिया। रोहित, मैंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की लेकिन कर नहीं सकी। खिड़की के बाहर देखे दृश्य ने मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। कोई आ ना जाए और बाहर भागे जोड़े की तरह हमें भागना ना पड़े, यह सोचकर मैंने बिना समय गंवाए उसके साथ सेक्स किया। मैं सुसाइड करना भूल गई। सोचा बेवजह अपनी लाइफ नष्ट कर रही थी जिसमें मज़े ही मज़े भरे हुए हैं। वह चला गया लेकिन मैं खुशी के मारे भीतर भीतर उछल रही थी। मदर की पिटाई का कोई मलाल ही नहीं था। खिड़की के बाहर उस दृश्य के अलावा कुछ और होता तो शायद मेरा ध्यान सुसाइड से इस तरह न हटा होता। और तभी से मेरा सेक्स और न्यूडिटी को लेकर नज़रिया बदल गया है। उसकी इस बात से मैं सोच में पड़ गया कि जो सुसाइड करने जा रहा हो वह कुछ ही मिनटों में एक कामुक क्षण देखकर कैसे तुरंत बदल जाएगा और इतना कि सेक्स कर डाले। मन ही मन का या इसके तमाम फरेबों में से एक और फरेब हो सकता है। उसकी हर बात पर यकीन करना मुश्किल है। इसकी हर बात पर यकीन करना मुश्किल है। तब मैंने कहा, तुम्हारी बात ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। वह बोली, इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? मैं तो समझती हूँ कि मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। मैं कुछ देर उसे देखने के बाद बोला, मेरा तो यह मानना है कि सब ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो सेक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। मैंने सोचा युवा अवस्था का जोश उफान या करा सकता है, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यहाँ जो मैं कर रहा हूँ या क्या है, या जोश में होश को बैठने जैसा नहीं है क्या? न जान न पहचान मेल के जरिए इस बाला ने जो कुछ बताया वह कितना सच है पता नहीं, मगर मैं इसके पीछे पगलाया हुआ हूँ। लाखों खर्च करने को तैयार बैठा हूँ। इस मैच्योर एज में विदेशी युवती से संबंध जीने के लिए होश खोए बैठा हूँ। और सही मायने में तो मैच्योर ये है कि कितनी योजनाबद्ध ढंग से यहाँ मेरे बेड तक पर आकर बैठ गई है। वह भी कुछ सोच कर बोली, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो रोहित, वैसे हम लोग भी क्या बहस कर रहे हैं,
दिन भर घूमा है, एंजॉय किया है हम दोनों ने, अब आराम भी एंजॉय करते हैं। इसी के लिए तो मैं सेनेगल से यहाँ आई हूँ और तुमने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। इसके बाद एमिलियो ने फिर वही किया जो पिछली रात किया था। एक चादर में हम दोनों थे। मूवी चलती रही और हम दोनों का गेम भी खूब चला। इस दौरान एमिलियो की हर एक्टिविटी ने साफ साफ बता दिया कि वह एक्सपर्ट है इस खेल की। उसने यह खेल खूब खेला है। मैं भले ही दोगुनी उम्र का हूँ, इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ, न जाने कितनी खिलाड़ियों के संग खेल चुका हूँ, लेकिन यह किसी सूरत में 19 नहीं पड़ी। मैं उसकी जगह होता, कहीं दूसरे देश में ऐसे पहुँचता तो निश्चित ही किसी से भी 19 ही पड़ता। इसने तो पूरी बोल्डनेस के साथ गेम भी खुद ही शुरू किया। इसने तो पूरी बोल्डनेस के साथ गेम भी खुद ही शुरू किया। गेम पूरा हुआ तो कैसे आराम से सो गई, जैसे अपने ही घर में सो रही है। सोते सोते यह कहना नहीं भूली कि मैं उसके सोने के बाद कपड़े न पहनूं। कैसे लिपटी हुई है पूरे अधिकार के साथ। ऊपर से कैसे हंसते हंसते ताना मारा कि मेल में तो मैं अपना फेवरेट गेम सेक्स बता रहा था और उसके साथ सेक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जब आ गई तो ऐसा कोई एक्साइटमेंट दिख ही नहीं रहा। अंततः स्टार्ट भी उसे ही करना पड़ा। जब मैंने देखा वह गहरी नींद सो गई है, उसकी बाहों की पकड़ मुझ पर बिल्कुल ढीली पड़ गई है, तो मैंने धीरे धीरे से अपने को मुक्त किया। बाथरूम गया, फिर फ्रिज से बियर की एक कैन निकाल कर बेड पर ही बैठकर पीने लगा। मैं सोचने लगा कि कैसे यह ताना मार गया कि मैं अपना फेवरेट गेम 36 घंटे बाद भी स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह उसके साथ रात भर नेकेड सोई, लेकिन वह न जाने किस संकोच में पड़ा रहा। तब उसे दी अपनी सफाई पर भी मुझे हंसी आई कि मैंने कैसी बचकानी बात कही थी कि उसने कोई पहल नहीं की, इसलिए मैंने भी इनिशिएटिव नहीं लिया। उसे देखने से उसका मूड भी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं दिख रहा था, इसलिए पहल नहीं की, सो गया। क्योंकि उसकी इच्छा के बिना करता तो यह रेप होता, और रेप मेरी दृष्टि में बहुत गंदा है, जानवरों से भी नीचे गिरने जैसा है। मेरे इस जवाब पर यह कैसे खिलखिलाई थी। एक तो कई बार इसकी अमेरिकन स्टाइल की इंग्लिश भी बातों को समझने में घोर मट्ठा यानी कन्फ्यूजन पैदा कर देती है। जब तक समझता हूँ तब तक यह आगे निकल चुकी होती है। या तो यही बात हुई कि यह मेरे ही घर में आकर मुझ पर ही हावी है, बातें ऐसे करती है कि जैसे मैं मेहमान हूँ और यहाँ मेज़बान, और मैं अपनी मनमानी के लिए सबके बीच में जाना चाहता हूँ। मगर यहाँ तो जो देखेगा वो मुझे भीगी बिल्ली ही कहेगा। बड़ा टेंशन में कर दिया है इसने तो। मैंने बियर खत्म करके कैन डस्टबिन में डाला। पता नहीं क्यों अजीब सी उलझन महसूस कर रहा था। उठकर ड्राइंग रूम में गया और सिगरेट पीने लगा। टीवी ऑन की, मगर मन नहीं लगा। मैं बड़ा अपमानित महसूस करने लगा कि मैं अपना फेवरेट गेम स्टार्ट करने में पिछड़ गया, हिम्मत नहीं कर सका। एक कल की छोकरी मेरी खिल्ली उड़ा रही है। यदि मैं समय से शादी ब्याह करता तो आज मेरे बच्चे इससे कम बड़े नहीं होते। टीवी चल रहा था, लेकिन मन अंदर बेडरूम में एमिलियो पर लगा था। मैं अपने अंदर कुछ आवेश सा महसूस कर रहा था। सिगरेट खत्म होने जा रही थी। मैं सोफे पर से उठा और दरवाज़ा खोला। एमिलियो बेसुध पड़ी थी। उसे देखकर ये कहे बिना न रह सका कि जो भी हो, हिम्मत कमाल की है। अपने घर में मैं यहाँ बेचैन सिगरेट फूंक रहा हूँ और यह बेधड़क सो रही है। बिस्तर पर लोट-पोट ऐसी कि चादर नीचे पड़ी है और खुद उस पर से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। जितना मैं देख रहा था उतना ही उबलता जा रहा था। मैं अपने उपहास, अपने प्रति उसके नज़रियों को बदल देने के लिए धधकता जा रहा था। मैंने उसे प्यार से छुआ, फिर उसके नर्म मुलायम नाजुक जगहों पर अपने स्पर्श की गर्मी से उसे जगा दिया। उसकी आंखों में वाकई नींद थी, लेकिन मैं अपने उपहास से आक्रांत था। सब कुछ नज़रअंदाज किए जा रहा था। उसने मुझे बाहों में भर कर साथ लिया कि सो जाऊं, लेकिन मैं कहाँ अपने वश में था। मुझ पर खुद को प्रमाणित करने का भूत सवार था, और भूत उतरा तब
जब मैंने अपने हिसाब से प्रमाणित कर दिया तब एमिलियो ने कहा, मानती हूँ कि तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है। उसकी नींद टूट गई थी। उसने सिगरेट मांगी, मैंने दे दिया। उसका आग्रह मैं नहीं टाल सका और मैंने भी सिगरेट सुलगा ली। वह बगल में बैठी कंधे पर सिर टिकाए बोली, रोहित, मुझे यकीन है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ पूरा एंजॉय करूँगी। अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोनों पूरा जीवन साथ ही बिताएंगे। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब देने के बजाय सिर घुमाकर हौले से उसका चुंबन ले लिया। अब मैं इस बात में उलझने लगा कि मैंने जो किया क्या वह सही था। मेरे हिसाब से यह रेप से कम नहीं। इसकी इच्छा इस समय कहाँ थी? या तो सोना चाह रही थी। इसने तो एक तरह से यहाँ सिर्फ मैनेज किया। वास्तव में यह फिर जीती है और मैं हारा हूँ। मैं उसके साथ लेटा रहा, वह फिर सो गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन भी पहले वही उठी, अपनी कॉफ़ी और मेरे लिए चाय लिए इंतज़ार कर रही थी। उसका यह रोल मुझे उसकी आदतों, उसकी लाइफ स्टाइल दोनों से ही मेल खाता नहीं लगा। उसके साथ 1 हफ्ते तक दिल्ली में घूमा, फिर गोल्डन टेम्पल अमृतसर गया। उसने कहीं पढ़ रखा था कि वहाँ सोने का मंदिर है। उसकी इच्छा पर ईश्वर मंदिर गए। फिर 2 दिन आराम करने के बाद मैं उसे लेकर शिमला, कुल्लू, मनाली और रोहतांग दर्रा भी हो आया। वहाँ ज़बरदस्त ठंड ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। मुझे वहाँ पहुँचने पर ही मालूम हुआ था कि यह समुद्र तल से 4000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर है। हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है। कुल्लू से रोहतांग के लिए चलते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे रास्ता कठिन हो रहा था। ठंड भी बढ़ रही थी। एक बार मन में आया कि यहीं से लौट चलूं, लेकिन जिस तरह आगे खूबसूरत दृश्य मिलते जा रहे थे उससे मन करता अब यहाँ तक आकर लौटना बेवकूफ़ी है। ब्यास नदी के किनारे वशिष्ठ गांव में तो एमिलियो को इतना अच्छा लगा कि वह और ज़्यादा समय तक रुकना चाहती थी। वहाँ की ठंड को देखते हुए हमने मनाली से आगे जाते वक्त ही वहाँ की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए खास तरह के कोट और जूते किराए पर ले लिए थे। अपनी सुविधा के लिए मनाली से ही एक जीप किराए पर ली थी। यहाँ एमिलियो के साथ ब्यास नदी का स्रोत, महर्षि वेद व्यास का मंदिर देखा और अद्भुत व्यास कुंड का पानी भी पिया। रोहतांग दर्रे पर से हिमालय का जो चमत्कृत कर देने वाला दृश्य हम दोनों ने देखा तो बड़ी देर तक स्टैचू बने देखते ही रह गए। उस दृश्य को मैं जीवन में भूल नहीं सकता। एमिलियो का पता नहीं। बादलों को अपनी आंखों से पर्वतों के नीचे देखकर मैं एमिलियो ठगे से रह गए। वहाँ पर मैंने एमिलियो के साथ स्कीइंग भी की। हमारा ड्राइवर था तो नौयुवक ही, लेकिन बेहद जानकार, हंसमुख और हिम्मती आदमी था। उसी ने बताया कि इसका प्राचीन नाम भृगुतुंग था। भगवान शिव ने भृगुतुंग पर्वत को अपने त्रिशूल से काट कर यह बनाया था, इसलिए इसका नाम भृगुतुंग पड़ गया था। एमिलियो के साथ मेरी यह यात्रा बड़ी दिलचस्प और रोमांचक रही। एमिलियो का बिंदास लुक, विदेशी होना, उसके बेहद उन्मुक्त व्यवहार ने मुझे रोमांचित तो बहुत किया, मज़ा भी खूब दिया, लेकिन घर वापस आने तक कई बार मुश्किल में भी बहुत डाला। एक बार कुल्लू में होटल में हंगामा किया, इतना कि होटल वालों ने पुलिस बुला ली। तब किसी तरह रिक्वेस्ट वगैरह कर मामले को शांत करा पाया था। उस रात उसने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी ली थी। इस रोमांचक टूर से लौटा तो एक मुश्किल और आन पड़ी। एमिलियो को बुखार हो गया। हफ्ते भर ठीक ही नहीं हुआ। उस समय दिल्ली और आसपास डेंगू बुखार ने कहर ढा रखा था। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। मैं डरा कहीं इसे भी डेंगू तो नहीं हो गया। बैठे बिठाए एक आफत आ जाएगी। डॉक्टर ने संदेह भर किया तो मैंने सारे चेकअप करवा डाले, मगर सौभाग्य से डेंगू नहीं निकला। वायरल ही था जो बिगड़ गया था। उसे पूरी तरह ठीक होने में हफ्ता भर लगा। इस बीच चाय, नाश्ता, खाना पीना सब मैं अकेले ही संभालता रहा। बनाने को तो सिर्फ चाय कॉफ़ी ही बनाता था, बाकी सब होटल से ही लाता। जितना हो सका मैंने एमिलियो की पूरी देखभाल की।
मैं सोचता कि इसे कहीं यह ना लगे कि यह दूर देश में है और कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है। वह यह ना सोच ले कि मैंने उसे यहाँ बुलाकर अनदेखी की। वह रोज़ ही दिन भर में मुझे 10 बार थैंक यू बोलती, बार बार कहती, रोहित तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। इतना ध्यान तो घर में मेरी माँ भी नहीं रखती। मैं कहता तुम मेरी मेहमान हो, तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। वह मुझसे बार बार कहती कि तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा, अलग सो। लेकिन मैं बराबर उसके साथ ही सोता रहा। पता नहीं क्यों मैं बिना उसके सो नहीं पा रहा था। कुछ हद तक मैं यह भी कह सकता हूँ कि यह डर भी था कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इस एक हफ्ते में उसने अपने बारे में कई और नई बातें बताई जो उसकी पहले बताई बातों से मेल नहीं खा रही थी। लेकिन इसका मुझ पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। जैसा कि पहले उसने बताया था कि उसके पेरेंट्स लाइबेरिया में गृह युद्ध में मारे गए थे। लेकिन उसने बीमारी के समय नई कहानी बताई कि उसकी माँ ने जिस व्यक्ति से शादी की थी वह और माँ दोनों एक ही जगह काम करते थे। माँ के द्वारा गोरी अंग्रेज औरत होने पर भी निग्रो से शादी करने के वक्त कई रिश्तेदारों और दोस्तों ने उन्हें मना किया था, लेकिन दोनों ने किसी की परवाह नहीं की, शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों बाद ही एमिलियो का जन्म हो गया। यही कोई 6 महीने बाद वह शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। निग्रो अंग्रेज की संतान के कारण वह एक मिला जुला रूप लेकर पैदा हुई, न पूरी तरह अंग्रेज न पूरी तरह निग्रो। एमिलियो ने बताया कि वह जब छोटी थी तभी उसके माँ बाप अलग हो गए। उसके पिता इस बिना पर अलग हो गए कि माँ उनके एक दोस्त से रिलेशन बना चुकी है। इस बात को लेकर दोनों में रोज झगड़ा होता। अंततः दोनों अलग हो गए। माँ एमिलियो को अपने साथ ले आई। उसके पिता ने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया और दूसरी शादी कर ली और माँ उसी व्यक्ति के साथ करीब 3 साल रहीं, जिसके कारण उनके और पिता के बीच झगड़ा हुआ और दोनों अलग हो गए। एमिलियो की नज़रों में यह दूसरा व्यक्ति, जो कि एक गिरा हुआ इंसान था, वह उसका सौतेला पिता बन बैठा। शुरू में तो उसका व्यवहार कुछ अच्छा था, लेकिन फिर आए दिन माँ से मारपीट करने लगा और जिस दिन माँ उससे अलग हुई उस दिन उन्होंने यह भी कहा कि वो एक गंदा इंसान है। वह उसकी लड़की एमिलियो को गंदी नज़रों से देखता छूता पकड़ता है। उसकी बेटी की लाइफ खतरे में है, उसकी भी, इसलिए वो अब इसके साथ नहीं रहेगी। एमिलियो की माँ ने इसके बाद उसे 3 और सौतेले पिता दिए, जिनमें एक बेहद नेक इंसान है, जिन्हें एमिलियो आज भी बहुत याद करती है। लेकिन माँ उनके साथ भी साल भर से ज़्यादा नहीं रही। उनका आरोप था कि वह भले ही एक नेक इंसान हो, लेकिन एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने की काबिलियत उनमें नहीं है। इसलिए उनके साथ एक उबाऊ लिजा जीवन जीना संभव ही नहीं है। एमिलियो आज भी इसी सौतेले पिता की शुक्रगुजार है, जिसने सेनेगल की राजधानी डकार में उन्हें एक रहने लायक ठीक ठाक मकान दिया, जिसमें वह माँ बेटी आज भी रहती है। माँ से अलग होने के बाद भी इस सौतेले पिता ने अपना मकान वापस नहीं लिया। कभी कभी वह आज भी एमिलियो से मिलता है, उसे महंगे उपहार देता है। लाइबेरिया से आने के बाद उसकी माँ जो नौकरी कर रही थी वह कुछ खास नहीं थी। इसी पिता ने उसे अच्छी नौकरी भी दिलाई थी। वह पहले तो माँ से अपने बिजनेस में हाथ बटाने को कह रहे थे, लेकिन माँ के नौकरी करने पर अड़े रहने के कारण उन्होंने फिर कभी नहीं कहा, लेकिन उन्हें नौकरी अच्छी दिला दी। आखिरी पिता से अलग होने के बाद माँ पिछले कई वर्षों से अकेले ही है। एक व्यक्ति है जिसके साथ वह अक्सर देर तक बातें करती हैं और आए दिन उसके साथ घंटों के लिए कहीं चली जाती हैं। एमिलियो को यह आदमी बहुत धूर्त और मवाली दिखता है। वह माँ से उम्र में काफ़ी छोटा लगता है। एमिलियो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसके आने पर अपने को दूसरे कमरे में बंद कर लेती है। माँ भी अब उससे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करती। उसकी पढ़ाई लिखाई करियर को लेकर उसे कोई फिक्र ही नहीं है। वह अपने दोस्तों के साथ घंटों के लिए कहीं चली जाए या कई दिन तक न आए,
माँ तब भी कुछ नहीं पूछती। भारत आने की बात भी एमिलियो ने बताई तो भी उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। इतना ही कहा, देखो मुझे किसी मुसीबत में नहीं डालना, पहले ही मैं तुम्हारे कारण कई मुसीबतें झेलती आ रही हूँ। एमिलियो को उनका यह जवाब बहुत खराब लगा था, बहुत दुख हुआ था उसे। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।